यस। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, आज अपना सीए फाइनल की डीटी का रिवीजन का सेकंड लेक्चर। बिफोर स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सीए गौरव अग्रवाल एंड आई स्कोर्ड एग्जामिशन इन डीटी नवंबर 2023 पेपर बाय सेल्फ स्टडी। एंड इन दिस वीडियो जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ वो वही नोट्स हैं जो मैंने डीटी जब मैं पढ़ता था तब मैंने खुद ने नोट्स यूज किए थे। जो भी अमेंडमेंट है सीए फाइनल मई 2024 के लिए वो सारे अमेंडमेंट मैंने इस पीडीएफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। और ये पीडीएफ हमारे को आपके जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपको वहां पे ये अवेलेबल हो जाएगी। तो फटाफट से लेट स्टार्ट, जल्दी से रिवीजन करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को अपन खत्म करते हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सर, जल्दी से आ जाइए। ये रहा सर। सबसे पहले सबसे पहले क्या है सर, हमारे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट जो भी आपको गिवन होगा वो लिखना है। 14 मार्क्स का चैप्टर है सर, तो बी फोकस्ड। जो भी है वो लिखना पड़ेगा और आपको कुछ आइटम्स जो आपको ऐड करना है वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये आइटम्स तो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। वो कौन कौन से आइटम्स हैं एक एक करके याद रखना। पहला सर, कुछ भी अगर आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आपने कोई सेल करा उस पर कुछ भी अगर आपको प्रॉफिट होता है वो ऐड होगा आपका। अगर कोई आपको नॉन कम्पीट फीस है, नॉन कम्पीट फीस का मतलब होता है कि यार तू ऐसा धंधा मत कर, तू मेरा कंपटीशन बढ़ाएगा इस कारण से मैं तुझे कुछ पैसा दे रहा हूं, तो वो आपको बिजनेस ना करने के लिए पैसा दे रहा है तो वो भी आपका एक पीजीबीपी की इनकम होनी जाएगी, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वो इसको है ना एज ए इनटेंजिबल असेट ट्रीट कर लेते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, जो कि सर सरासर गलत है। तो आप बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन चार्ज क्रिएट मत करना। ये आपकी जस्ट एक इनकम है, आप इसको इनकम ट्रीट करना और पीएनएल अकाउंट में ऐड कर देना। फिर इसके बाद आता है अगर आपका कोई भी जैसे गिफ्ट है, अगर आपको कोई भी प्रोफेशन के दौरान अगर आपको कुछ भी गिफ्ट रिसीव्ड होता है, कोई भी परक्यूजिट रिसीव्ड होता है, कोई भी टिकट्स रिसीव्ड होती है, कुछ भी फ्री का आइटम रिसीव होता है, तो वो भी उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, अगर इन काइंड मिल रहा है तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, और कुछ कैश में मिल रहा है तो जो भी आपका कैश का वैल्यू है वो आपका पीजीबीपी की इनकम का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड हो रही है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर है, यहाँ पे आप एम्प्लॉयर लिख दीजिए। अगर एम्प्लॉयर को रिसीव हो रही है, जो एम्प्लॉयर को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव हो रही है, वो जो पैसा होता है वो आपका पीएनएल में जाता है, वो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय रिसीव करता तो सैलरी में टैक्सेबल होता। और अगर जैसे कोई डायरेक्टर वायरेक्टर अगर रिसीव करता तो वो आपका आईएफएस में टैक्सेबल होता है। ये चीज आप याद रखिएगा या साइड में लिख लीजिए इस चीज को। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सर अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ओनली क्या सर, ओनली इंटरेस्ट ओनली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो कि सर सिक्योरिटी तो सर हमारा कैपिटल गेन है, तो आप उसको पीजीबीबी में क्यों लेकर जा रहे हो। लेकिन वो सिक्योरिटी जो आपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखी है, उन सिक्योरिटी पे अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपका पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा, पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा। तो मैंने क्या बोला, कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी प्रॉफिट है, तो वो आपका पीजीबीपी में जाएगा। कब जाएगा, जब आपने उस सिक्योरिटी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखा है। लेकिन डिविडेंड कभी भी नहीं जाएगा, डिविडेंड हमेशा आईएफएस में जाएगा, डिविडेंड हमेशा आईएफएस में जाएगा, डिविडेंड कभी भी आपका पीजीबीपी में नहीं जाएगा। इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ, आप इस चीज को ढंग से देख सकते हो। क्लियर है। यस सर। आगे, अगर आपकी कार्बन क्रेडिट की इनकम है, मैं बताता हूं सर कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपको पता है सर। अब सर कार्बन क्रेडिट का जो सेक्शन था, मैंने आपको स्पेशल रेट वाली इनकम में बताया था 115 बीबीजी, ये कार्बन क्रेडिट का इनकम होती है, जिसमें आपको सर है ना, जो भी अगर आपके पास, अगर आप कम एनवायरमेंट को कम पॉल्यूट करते हो तो आपको उसके क्या मिलते हैं, क्रेडिट मिलते हैं। अगर आप उस क्रेडिट को बेचते हो और उससे अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, तो वो जो इनकम है ना वो आपकी क्या मानी जाएगी, पीजीबीपी का पार्ट माना जाएगा, और पीजीपी में वो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। क्लियर है। यस सर। लेकिन किस बेसिस पर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रॉस बेसिस पर होगी। मतलब आपको पता है, मैंने आपको जब स्पेशल इनकम वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बेसिक टैक्स रेट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसके अंदर आपको स्पेशल इनकम वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो स्पेशल इनकम होती है उनके अगेंस्ट में खर्चे अलाउ नहीं होते, सिर्फ तीन के अगेंस्ट में ही होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन वाले सेक्शन के अगेंस्ट में। तो ये कैपिटल गेन वाला सेक्शन नहीं है ना, तो इसके अगेंस्ट में खर्चा अलाउ नहीं होगा। इस कारण से सर हमने क्या करा, ग्रॉस बेसिस पर इसकी इनकम को क्या करा है सर, हमने टैक्स करा है। क्लियर है।
यस सर। उसके बाद अगर कोई भी अगर आपको सब्सिडी ग्रांट रिसीव्ड होती है फॉर रेवेन्यू पर्पस, माइंड माय वर्ड सर, मैंने क्या बोला, रेवेन्यू पर्पस के लिए अगर आपको मिलती है तो वो आपका पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। लेट सपोज मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको असेट्स के लिए मिली, किसके लिए मिली, असेट के लिए मिली, तो आप क्या करना, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या कर देना, कम कर देना। क्या कर देना सर, आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम कर देना। क्लियर है? यस सर। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको, मैंने क्या बोला, अगर आपको रेवेन्यू पर्पस के लिए मिली है तो पीजीपीपी में टैक्सेबल कर देना, अगर आपको असेट के लिए मिली है तो कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस कर देना। ठीक है, ये साइड में लिखते चलना सर, छोटी मोटी जो कमेंट्री मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अगर आपका इलीगल पेमेंट है, कोई भी फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अगर आपने कुछ भी इलीगल पेमेंट करा है या फिर कुछ भी अगर आपने करा है तो वो आपको खर्चा अलाउ नहीं होता, तो वो आपका क्या करेगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो आपको उसको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपका सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, कोई भी अगर आपने ब्रीच ऑफ लॉ, ध्यान से सुनिएगा सर, ब्रीच ऑफ लॉ, अगर आपने ब्रीच ऑफ लॉ करा है, मतलब अपने लॉ को तोड़ा है, उसके लिए अगर आप कोई पेनल्टी वेनल्टी दे रहे हो तो वो खर्चा भी आपका डिसअलाउ होगा, वो खर्चा भी आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, मैंने क्या बोला, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसके ऊपर अगर आप पेनल्टी देते हो ना, तो वो खर्चा आपको क्या होता है, अलाउ होता है, उस खर्चे की डिडक्शन आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपने लॉ को तोड़ा है, उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई पेनल्टी पे करते हो तो उसका खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलती, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस एड बैक करना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हैं, अगर कोई भी आपका एडवर्टीजमेंट है, किसकी पार्टी में, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउचर्स में, उनके कुछ भी पैम्पलेट्स में अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता, वो भी खर्चा आपकी क्या हो जाएगा, आपके प्रॉफिट को वापस एड बैक कर देगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? यस सर। ध्यान रखना, इसकी डिडक्शन भी मिलती है अंडर सेक्शन 80 जी सी या 80 जी बी, आप मेरे को याद नहीं है ढंग से, उसमें जब मैं डिडक्शन वाला चैप्टर के रिवीजन वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको उसमें कवर करा दूंगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी कंपाउंडिंग फीस पे करी है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सर आपका, तो सर अगर आपने कोई भी इलीगल काम के लिए कोई भी पेमेंट करा है, बोला था 3 मंजिल बनाना, आपने 5 मंजिल बना दी, तो फिर आपको कोई भी ब्राइब ब्राइब खिलाई आपने जेडीए को, तो वो खर्चा भी आपको डिसअलाउ होगा। कोई अगर आपकी हार्ट सर्जरी हो गई, लेट सपोज मान लीजिए, इसके ऊपर केस लॉ भी था, एक की मैन है, आपकी कंपनी का सीईओ है, उसकी हार्ट की सर्जरी हो गई, तो क्या वो खर्चा भी आपको अलाउ हो जाएगा? नहीं होगा, जस्ट बिकॉज वो आपका पर्सनल खर्चा, वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। कोई भी अगर आपका रेगुलाइजेशन फीस है फॉर वायोलेटिंग, क्या वर्ड लिखा हुआ है, वायोलेटिंग कर रहे हो आप किसी भी लॉ को, तो मैंने बताया था ना, अगर किसी भी लॉ को तोड़ते हो तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आप पेनल्टी, कोई भी फीस देते हो तो उसको आपको अलाउ नहीं होती है। आगे आगे देखते हैं सर। अब मैंने फिर क्या बोला, कोई भी अगर आपका पेमेंट है किसी भी वर्कर को ऑन ए क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस, मैंने क्या बोला, अगर मेरा पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा और उसके तब मैं उस पेमेंट कर रहा हूं, कोई रिट्रेंचमेंट पेमेंट कर रहा हूं, कोई कंपनसेशन का पेमेंट कर रहा हूं, तो वो खर्चा भी मुझे अलाउ नहीं होगा। लेकिन कब, जब वो क्लोजर ऑफ बिजनेस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा क्लोजर ऑफ 1 यूनिट है, एक यूनिट ही बंद हो रही है, पूरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा, उसके रिगार्डिंग अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं तो वो खर्चा मुझे क्या होगा, अलाउ हो जाएगा, वो खर्चे की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरा पूरा बिजनेस बंद हो रहा है तो उस खर्चे की मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्लीज इस चीज को जरूर कंसिडर करके रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर पूरा बिजनेस बंद हो रहा है तो उस पे जो खर्चा किया जाता है वो आपका डिसअलाउ होता है। लेकिन अगर कोई एक यूनिट बंद हो रही है तो उसका जो खर्चा होता है वो आपको अलाउ हो जाता है, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। अब कोई भी अगर आपका कोई भी डिविडेंड है, कोई भी डीडीडीटी है, तो वो भी आपको डिसअलाउ होता है। कोई भी अनसर्टेन लायबिलिटी, क्या वर्ड लिखा हुआ, कोई भी अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन है, मतलब जो सर्टेन नहीं है कि हो भी या नहीं होगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, अगर उसके लिए कोई प्रोविजन बना रखा है तो वो भी आपका डिसअलाउ होगा, वो भी आपको एड बैक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई प्रोविजन है फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ असेट, आपने जैसे बना रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, आपने बना रखा है प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखे हैं आपने, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है इसके लिए मैंने कोई रिजर्व बना दिया, तो वो खर्चे भी आपको अलाउ नहीं होते, वो खर्चे भी आपको एडबैक करने पड़ेंगे। अगर कोई भी आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करे, किसके ऊपर, ऑन लैंड के ऊपर, ये जितने भी मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं ना, आप भी हाईलाइट करते चलिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि अगर मैंने कोई लैंड के ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस पे करें तो वो भी खर्चा मुझे क्या नहीं होगा सर, अलाउ नहीं होगा, वो भी मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने लैंड के अलावा किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट खर्चा पे करा है तो वो मेरे को अलाउ हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे आगे सर, कोई भी अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन है फॉर सेटिंग अप
न्यू फैक्ट्री, मान लीजिए मैंने कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन मंगाया कि यार मुझे ये फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी मैं खर्चा करूंगा वो भी मुझे अलाउ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज इसलिए अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो एक तरीके से संक कॉस्ट है जो आपको रिकवर नहीं हो सकती। तो एक्सपर्ट के ओपिनियन का भी कोई खर्चा होता है वो भी आपको अलाउ नहीं होता, वो भी आपको एडबैक करना पड़ेगा। अगला, कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर कराया जो कि आपके ना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लेट सपोज मान लीजिए मेरा है ना, जैसे है ना रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि ऑयल से रिलेटेड है, और अगर वो फेल हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो मैं अलाउ नहीं मुझे अलाउ नहीं होगा, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑयल का बिजनेस और मेरा फूड का बिजनेस दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है इस कारण से। तो मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो उस पर किया गया जो खर्चा होता है वो भी आपको अलाउ नहीं होता। अगला, कोई भी अगर जैसे लेट सपोज मान लीजिए अगर आपका कोई भी टीडीएस की रिकवरी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब भी आपका कोई भी टीडीएस काटता है तो आपको उसका 26 एएस जब आप आपकी रिटर्न भरते हो, जब भी अगर आपकी रिटर्न भरते हो तो सिंपल सी बात है आपको उसका क्या मिल जाता है, आपको उसका क्लेम मिल जाता है। ठीक है, टीडीएस का क्लेम मिल जाता है आपको। मान लीजिए आपको टीडीएस का क्लेम नहीं मिला, तो सर ऐसे केस में क्या वो मेरा लॉस होगा, क्या उसका डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को? नहीं सर, आपको उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये जो मैं बता रहा हूं, कोई भी खर्चा अगर आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल पे, इशूड शेयर कैपिटल पे, कैपिटल क्लोज पर या फिर राइट इशू पर करा है तो वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होता। लेकिन सर अगर आपने कोई बोनस शेयर पे कोई खर्चा करा है, सुनिएगा सर, अगर बोनस शेयर पे कोई खर्चा करा है तो वो आपको अलाउ हो जाएगा, क्योंकि बोनस शेयर के अंदर कैपिटल आपकी बढ़ती नहीं है। सर कैपिटल कैसे नहीं बढ़ती? कैपिटल बढ़ती तो है, लेकिन कैपिटल बढ़ती है तो साथ के साथ आपका रिजर्व भी कम हो जाता है, तो मतलब बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाओगे, अगर आप अपनी इशूड शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे या फिर कैपिटल क्लोज में कोई चेंजेस करोगे या फिर राइट इशू कर रहे हो, तब ऐसे केसेस में आपकी ओनली कैपिटल बढ़ती है, रिजर्व एंड सरप्लस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस कारण से इनके जो खर्चे होते हैं वो आपको अलाउ नहीं होते, लेकिन बोनस शेयर का जो खर्चा होता है वो आपको अलाउ हो जाता है। उसके बाद आगे, अगर कोई सैलरी पे करिए, आपने किसी भी डायरेक्टर को सैलरी पे करिए कंपनीज एक्ट के एक्सेस में, कंपनीज एक्ट कहती है, आपको याद है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 197 याद है आपको? यस सर, तो सेक्शन 197 के एक्सेस में अगर आपने किसी को कोई भी सैलरी पे करिए, किसी भी डायरेक्टर को, पता है वो आपको 5%, 10%, 2%, 5% वाला जो रूल था, 1% वाला, 3% वाला, अगर उससे ज्यादा अगर आपने ओवरऑल 11% से अगर आपने कोई सैलरी पे करी है तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई भी पेमेंट कराए आपने टैक्स का ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर आप टैक्स का पेमेंट कर देते हो तो वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होगा, जिसे अपन कहते हैं नॉन मॉनेटरी परक्यूजर पे अगर आप कोई टैक्स पे कर देते हो अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पर। जैसे लेट सपोज मान लीजिए मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज है, मैंने 10 एम्प्लॉयज का टैक्स खुद ही पे कर दिया, तो क्या वो खर्चा मैं डिडक्शन में ले लूंगा? नहीं सर, उस खर्चे का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगला, कोई भी अगर मैंने पेमेंट करा अपने रिलेटिव्स को, वर्ड पे फोकस कीजिएगा, पेमेंट करा है रिलेटिव्स को, अगर कोई पेमेंट करा है ना अपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर, तो जो भी एक्सेस वैल्यू होता है, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है ना, वो आपको डिसअलाउ हो जाता है। वर्ड है पेमेंट। अब इस पे भी मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब एक चीज जैसे कि लेट सपोज मान लीजिए सेल करी मैंने मेरे ब्रदर को सेल करी है, ठीक है, यस सर, और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए, और मैंने उसको सेल करी लेट सपोज मान लीजिए 70,000 रुपए में। तो क्या ये जो 30,000 रुपए क्या वो मेरी पीजीबीपी में ऐड होंगे? क्या वो मेरी पीजीबीपी की पार्ट का इनकम बनेंगे क्या? नहीं सर, नहीं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या करा है, सेल करी है, मैं कोई पेमेंट नहीं कर रहा, मैं सेल कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, ना कि कोई मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं सेल कर रहा हूं, मैं पेमेंट नहीं कर रहा, तो सर ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में सिंपल सी बात है सर, वो चीज आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, इस केस का कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही अगर मैं कहता कि मैंने पेमेंट करा मेरे ब्रदर को कितने का, 70,000 का, और जबकि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 40,000 रुपए, तो मैं कहता कि हाँ भाई 30,000 रुपए का तूने ज्यादा पेमेंट करा है, वो तेरा पीजीबीपी में ऐड हो जाता। तो ये सही था, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे पेमेंट वर्ड है, तो इस कारण से मैंने पेमेंट वर्ड पे आपको क्या करवा दिया, फोकस करवा दिया। क्लियर है? यस सर। आगे, अगर कोई भी इनकम टैक्स का खर्चा है, मैं क्या बता रहा हूं सर, जितना भी अगर आपको कभी भी इनकम टैक्स का खर्चा मिल जाए वो सारा के सारा आप एड बैक कर दीजिएगा। कुछ भी आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन दो चीजें आपको अलाउ होती है। पहला, एक तो टैक्स ऑडिट फीस का खर्चा आपको अलाउ होता है, लिटिगेशन का खर्चा आपको अलाउ होता है, इसके अलावा कुछ भी अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो वो सारा आप एड बैक कर दीजिएगा। उसके बाद आता है सर आपका जीएसटी। तो जीएसटी में सर आपको सब कुछ अलाउ होता है, सब कुछ अलाउ होता है, सब कुछ। जीएसटी में सब कुछ आपको अलाउ होता है, सबका आपको डिडक्शन मिलता है जीएसटी के लिए, सब कुछ अलाउ होता है। लेकिन जीएसटी में अगर आपने सर क्या करा है, पेनल्टी
पे करिए तो वो आपको अलाउ नहीं होती, क्योंकि जीएसटी क्या है, लॉ की अगर आप कोई पेनल्टी पे करते हो तो वो आपको डिसअलाउ होती है। क्लियर है? वेरी गुड सर। अब मैं बात करता हूं आपसे आगे, मार्क टू मार्जिन या फिर नॉशनल लॉसेस। आपने अपने एसएफए में पढ़े होंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, उनमें जो लॉसेस होते हैं, जो अपन लॉसेस बुक करते हैं, वो अगर अपना एज पर आईसीडीएस नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर वो एज पर आईसीडीएस नहीं है तो ही आपको उनको एड बैक करना है, अदरवाइज आप उनको एड बैक नहीं करोगे। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में लिखा होगा मार्क टू मार्जिन लॉसेस 10,000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि क्या वो एज पर आईसीडीएस है या नहीं है, तो आप अजम्पशन बेसिस पर आंसर देकर आओगे, आप ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड सर। अब आगे, अब अपन बात करते हैं सर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स की। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। मैं इसको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मान लीजिए मेरी बुक्स में 10,000 थे, क्या, बैड डेब्ट्स। ठीक है, 10,000 बैड डेब्ट्स थे, मैं और मुझे जब जैसे ही मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरी, उसमें मुझे 8,000 तो अलाउ हो गए और 2,000 मुझे डिसअलाउ हो गए। क्लियर है? यस सर। 8,000 मुझे अलाउ हो गए, 2,000 डिसअलाउ हो गए। फिर मुझे बैड डेब्ट्स की रिकवरी भी हो गई। इसका ईमान धर्म जग गया, इसने बोला ले भाई गौरव तू तेरे पैसे ले ले। लेट्स सपोज मान लीजिए उसने मुझे 4,000 रुपए दे दिए। अब एक बात बताइए, मुझे कितने रुपए रिकवर हो गए? 4,000 रिकवर हो गए, 4,000 रिकवर हो गए, और मुझे डिसअलाउ कितना हुआ था? मुझे डिसअलाउ हुआ था 2,000 रुपए, और मिल कितने गए? 4,000 रुपए। तो यार एक तरीके से मुझे 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर, 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। तो 2,000 रुपए को मैं क्या करूंगा, 2,000 रुपए को क्या करूंगा, मैं पीजीपीपी में टैक्सेबल करूंगा, मतलब मैं उसे ऐड कर दूंगा। यहां तक की चीज समझ में आई, रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड। ठीक है? यस सर। लेट सपोज मान लीजिए अगर मुझे इसकी 4,000 की जगह मुझे यहाँ पे मिलते मान लीजिए 1,000, तो मैं क्या बोलता, अरे यार मुझे तो नुकसान ही हो गया। अब कितने का नुकसान हो गया? अब 1,000 का नुकसान हो गया, तो 1,000 में क्या करता, माइनस कर देता। ये देखिए, ये मैंने कर रखा माइनस यहाँ पे। क्लियर है क्या? समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर है क्या? समझ में आया आपको? क्लियर है? यस सर। आइए आगे। अब आता है आपका पीबीडी। ये आपका एक एमसीक्यू के लिए बन सकता है। ये जो पॉइंट है जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये एमसीक्यू के लिए बन सकता है। ध्यान रखना, पीबीडी सिर्फ ओनली बैंकिंग कंपनीज को ही अलाउ होता है, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को अलाउ होता है। अदर देन बैंकिंग कंपनीज को ये अलाउ नहीं होता। अगर ये अलाउ नहीं होता तो सिंपल सी बात है, आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग कंपनीज को भी कितना अलाउ होता है? तो सर बैंकिंग कंपनीज को भी कितना अलाउ होता है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए। बैंकिंग कंपनीज के लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, 8.5% ऑफ जीटीआई, मतलब जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर दिस डिडक्शन। इस डिडक्शन को लेने से पहले आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 8.5%, और 10% जोड़ लीजिएगा आपकी जो भी एवरेज रूरल रूरल एग्रीकल्चर एडवांस है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उससे हम कहते हैं करंट ईयर का प्रोविजन। क्या कहते हैं हम उसे? करंट ईयर। क्या कहते हैं कि भैया करंट ईयर में आपने इतने का प्रोविजन बनाया है। क्लियर है? यस सर। जस्ट ए मिनट सर। ठीक है? यस सर। तो देखिए, लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो 10,000 है। ठीक है? मेरा जो ओपनिंग था, ओपनिंग पीबीडी था, वो था मेरा मान लीजिए 20,000। तो मैंने टोटल मेरे पास गुल्लक में कितना रुपया पड़ा है पीबीडी के गुल्लक में? पीबीडी के गुल्लक में 30,000 रुपया पड़ा है। क्लियर है? मतलब ओपनिंग पीबीडी प्लस ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितना है? 30,000 है। एक्चुअल में बैड डेब्ट्स कितने हो गए सर? एक्चुअल में बैड डेब्ट्स हो गए 40,000। मैं क्या बोलता हूं, एक्चुअल बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 40,000। मैं कहता हूं एक्चुअल में बैड डेब्ट 40,000 हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये 30,000 तो आपको अलाउ होने ही होने हैं, और डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है? डेफिशिएंसी पड़ रही है 10,000 की। मैंने क्या बोला? डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है? 10,000 की। तो ये 10,000 भी आपको क्या हो जाएंगे सर? अलाउ हो जाएंगे। बताइए सर, क्लियर है क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मैंने क्या बोला, यदि सर आपके एक्चुअल बैड डेब्ट्स ज्यादा है, आपके एक्चुअल बैड डेब्ट ज्यादा है, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। मैंने क्या बोला, देखिए सर, आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अप प्लस सॉरी ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर अगर वो लेस देन है, तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो भी आपको अलाउड हो जाएगी एज ए डिडक्शन। प्रोविजन जो बनाया वो तो अलाउ होगा ही होगा, उसके साथ जो भी डेफिशिएंसी होगी वो भी आपको अलाउड हो जाएगी एज ए डिडक्शन। क्लियर है क्या? समझ में आई है नहीं आई बात? क्लियर है? यस सर। अब मैं कहता हूं मान लीजिए आपका यहीं पे एक्चुअल बेड डेट 40,000 की जगह लेट सपोज मान लीजिए 10,000 होते, तो मैं क्या बोलता भैया ओनली इस साल का प्रोविजन अलाउ कर लीजिए, क्योंकि आपके बेड डेट्स ही ज्यादा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ओनली 10,000 रुपए अलाउ कर दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
तो मैंने क्या बोला, ओनली, फिर अगर आपके देखो अगर आपके ये मोर देन है किससे, एक्चुअल बैड डेब्ट से मोर देन है, तो ऐसे केस में ओनली जो आपने इस साल जो प्रोविजन बनाया है, इस साल जो ओनली प्रोविजन बनाया है ना, वही आपको अलाउ होगा, वही आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? पीबीडी वाला टॉपिक क्लियर हुआ? समझ में आया क्या पीबीडी वाला टॉपिक आपको? यस सर। तो मैंने क्या बोला, अगर पीबीडी अदर देन बैंकिंग है तो आप सीधा सीधा ऐड कर देना, क्योंकि अदर देन बैंकिंग कंपनीज को वो अलाउ ही नहीं होता, ओनली बैंकिंग कंपनीज को अलाउ होता है। तो बैंकिंग कंपनीज को भी कितना अलाउ होता है वो मैंने आपको बता दिया, 8.5% ऑफ जीटीआई प्लस 10% ऑफ एवरेज रूरल। वो बनाना, ओपनिंग जोड़ना, देखना कि आपके एक्चुअल बेड डेप्ट्स कितने हैं। एक्चुअल बेड डेप्ट ज्यादा है तो पूरा की पूरा अलाउ है, एक्चुअल बेड डेप्ट्स कम है तो जो इस साल बनाया वही आपको अलाउ होगा। क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड सर। अब मैं बात करता हूं सर आगे आपसे अगले पॉइंट की, जिसका नाम है पेमेंट टू रेजिडेंट। अगर आपने किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करा और आपने क्या करा सर, ये जैसे लेट सपोज मान लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, और आपको पता है आपको जो रिटर्न भरनी होती है वो 31 जुलाई को, या फिर मैं कहता हूं 31 अक्टूबर को भरनी होती है। ठीक है, ये ऑडिट वाले क्लाइंट से नॉन ऑडिट वाले क्लाइंट से। ठीक है, आपने टीडीएस का पेमेंट करा ही, आपने टीडीएस ही नहीं काटा। सबसे बड़ी सिचुएशन कि आपने ये पूरे 23-24 का एंड हो गया और आपने अभी तक टीडीएस ही नहीं काटा। पहला केस, अगर आपने टीडीएस ही नहीं काटा, आपका 30% डिसअलाउ कर देंगे खर्चे का, और 30% हम आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। मतलब मान लीजिए आपने अगर 10,000 पेमेंट करा है तो हम आपको 7,000 तो अलाउ करेंगे, और जो 3,000 रुपए हम आपको डिसअलाउ कर देंगे, मतलब हम आपकी इनकम में अगेन ऐड कर देंगे। क्लियर है? यस सर। मान लीजिए आपने टीडीएस तो काट दिया, एक और सिनेरियो लेता हूं जिसमें मैं आपको बोलता हूं कि आपने क्या करा सर, आपने टीडीएस तो काट दिया, लेकिन आपने यहां तक ड्यू डेट तक आपने क्या नहीं करा, उसे जमा नहीं करवाया। तो ऐसे केस में भी आपको वही 30% क्या होगा, डिसअलाउ होगा, और बचा हुआ आपको अलाउ हो जाएगा। ऐसे किसके केस में? रेजिडेंट के केस में। क्लियर है क्या? यस सर। अब अपन बात करते हैं पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट। अगर अपन ने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करा, तो सर ऐसे केस में पता है क्या होगा, सेम प्रोविजन है, लेकिन आपको अब यहाँ पे 100% डिसअलाउ हो जाएगा। 100%, कितना परसेंट? पूरा की पूरा 100% डिसअलाउ हो जाएगा। रेजिडेंट को, रेजिडेंट के केस में कितना डिसअलाउ हो रहा था? रेजिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ हो रहा था, क्योंकि भाई अपने ही बंदे हैं, कम डिसअलाउ कर दो। लेकिन तुम तो बाहर वाले बंदों को भी नहीं करके दे रहे, तो ऐसे केस में पूरा की पूरा 100% खर्चा डिसअलाउ कर दो। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। अपन अब आगे बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की। अगर सर कोई आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी अनअप्रूव्ड में, या फिर कोई प्रोविजन है उसका, या फिर कोई वेलफेयर ट्रस्ट में डाल रखा है आपने, या फिर अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है, या फिर मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो जो भी एक्सिस प्रोविजन है वो आपका क्या हो जाएगा सर, डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन में कभी आपको दिख जाए कि अनअप्रूव्ड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, या फिर प्रोविजन बना रखा है, या फिर वेलफेयर ट्रस्ट में डाल रखा है, या फिर आपने टीडीएस नहीं काटा, या फिर अब मैं कहता हूं कि आपने बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो ऐसे केस में जो भी एक्सेस पोर्शन होगा ना, वो आपको क्या कर देना है सर, आपको एड बैक कर देना है। क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को, वर्ड को फोकस कीजिएगा, एम्प्लॉय का, वो भी ओनली किसमें? पीएफ में। पता है गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया, गवर्नमेंट बोलती है कि आपने एम्प्लॉय की सैलरी में से तो पीएफ के लिए जितना कटता वो आपने काट लिया, आपने एम्प्लॉय को कम पैसा दिया, और आपने एक टाइम पर उसको जमा भी नहीं करवाया। टाइम क्या होता था? अगले महीने की 15 तारीख तक आपने जमा भी नहीं करवाया। तो ऐसे केस में जितना पोर्शन आपने पीएफ का काटा एम्प्लॉय की सैलरी में से, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, अगर आपने 15 तारीख तक जमा नहीं करवाया तो। ये लिखा हुआ है, देखो सर, ये लिखा हुआ है, नॉट पेड टिल 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो वो आपकी इनकम में का पार्ट बन जाएगा, इसलिए आपको उसको एड बैक करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब बताता हूं 35 वाला पॉइंट। अगर आपने किसी को पेमेंट करा है, किसमें? कैश में करा है, या फिर बियरर चेक में करा है, या फिर क्रॉस चेक में करा है, ये तीनों पेमेंट करें आपने, अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, वो व्हाट आई से, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करा है, 10,000 तक करा है, अलाउ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 10,000 से ज्यादा करा है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, तो सर ऐसे केस में वो खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा, और जैसे ही डिसअलाउ हो जाएगा तो वो आपकी इनकम का बढ़ा देगा, तो इसलिए अपन उसको प्लस कर देंगे। ठीक है? यस सर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन इसके क्या है सर, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप देखिए क्या। अगर आपने पेमेंट करा है आरबीआई को, एसबीआई को, बैंक को, एलआईसी को, चलता है।
आपने पेमेंट करा है कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेयरी फार्मिंग, फिशर फिशर प्रोडक्ट, इनके अगर कल्टीवेटर को या फिर इनके प्रोड्यूसर को, ग्रोअर को पेमेंट करा है, चलता है। जस्ट बिकॉज ये किसान लोग हैं, ये इनको तो पेमेंट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही वर्ड देगा आपको वो, लेकिन क्या लिख कर देगा? ट्रेडर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ट्रेडर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने कितने का पेमेंट करा? 20,000 का पेमेंट करा कैश के अंदर, वो भी सिंगल डे में। अब बताओ क्या ये अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा? सर डिसअलाउ होगा। क्यों डिसअलाउ होगा? क्योंकि क्या वर्ड है यहाँ पे? ये ट्रेडर वर्ड है। और जबकि मैंने कौन कौन से वर्ड लिए हैं? मैंने कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर वर्ड लिया है। समझ में आया नहीं आया? ये वर्ड आप ढंग से पढ़िएगा। इसके बाद या फिर आप किसी की सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, लेकिन सैलरी का पेमेंट आप तभी करना जब आप उसका टीडीएस काट चुके हो। और उसके साथ एक और दो कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। दो कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या? कि वो नॉर्मल प्लेस के अलावा किसी दूसरे प्लेस पे कम से कम 15 दिन रहना चाहिए, एंड और उसका उस अकाउंट पे, उस प्लेस पर कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सर ऐसे केस में आप उसको कितनी चाहे उतनी कैश के अंदर, बियर चेक के अंदर, क्रॉस चेक के अंदर सैलरी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन टीडीएस कट जाना चाहिए। वो उस प्लेस पे कम से कम 15 दिन के लिए रहना चाहिए, और उस प्लेस पर उसका कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूँ, ये जो 10,000 की जो लिमिट थी, वो 35,000 रुपए तक इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं किसको पेमेंट कर रहा हूं? अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं ट्रांसपोर्टर को। किसको पेमेंट कर रहा हूं? ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स को। गुड्स के ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहा हूं। को वर्ड्स ढंग से सुनिएगा सर, को पेमेंट कर रहा हूं। यदि मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टर गुड्स को पेमेंट कर रहा हूं, तो ये 10,000 की लिमिट 35,000 तक हो जाएगी। लेकिन 35,000 से ज्यादा डिसअलाउ हो जाएगा। गुड्स है, नॉट ए कैपिटल गुड्स। ये भी वर्ड्स फोकस कीजिएगा, कैपिटल गुड्स नहीं होने चाहिए, ओनली गुड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने असेट मंगवाई, उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है। मैंने क्या बोला? गुड्स के लिए पेमेंट करना चाहिए, गुड्स के लिए, वो भी ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए पेमेंट 35,000 तक आप कैश में कर सकते हो, लेकिन 35,000 से ज्यादा डिसअलाउ है। ये जो 35,000 की लिमिट है ना, वो 50,000 तक भी इंक्रीज कर दी है गवर्नमेंट ने। किसके लिए? ओनली फॉर, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसको? रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर रहे हो। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पेमेंट कर रहे हो तो ये 50,000 तक आप कैश में, बियर चेक में, क्रॉस चेक में पे कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं सर पॉइंट नंबर 36 पर। क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट नंबर 36 क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 36, जिसे कहते हैं 43 बी, सेक्शन 43 बी। ठीक है? यस सर। देखिए सर, सेक्शन 43 बी क्या कहता है, ढंग से सुनिएगा सर। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसे खर्चे जो जिनका आपने पेमेंट ही नहीं करा है आरओआई तक, तो ऐसे खर्चों को हम डिसअलाउ कर देंगे आपको, मतलब वापस इन्हें एड बैक करना पड़ेगा। कौन कौन से खर्चे जिनका आपको पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगा? पहला खर्चा जीएसटी, दूसरा बोनस या फिर कमीशन, तीसरा लीव एनकैशमेंट, चौथा रेलवे असेट, पांचवा कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो टेकन आपने लिया है। किससे लिया है लोन आपने? या तो पीएफआई से, शेड्यूल बैंक से, एनबीएफसी से, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से लिया है। तो उसके लोन पर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा, ड्यू बेसिस पर अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। साथ में बैंक गारंटी या फिर मैं कोई ट्रस्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो आपका पेमेंट नहीं माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, पेमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब मान लीजिए मैंने बोनस पे करना था, मैंने बोनस पे नहीं करा, मैंने उनको गारंटी दे दी, बैंक गारंटी फर्निश करवा दी। बैंक गारंटी अगर मैं फर्निश कर दूंगा तो क्या वो मेरा पेमेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्या ये खर्चा मुझे डिसअलाउ होगा? हाँ सर, ये खर्चा मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। या फिर मैंने कोई ट्रस्ट में ट्रांसफर करवा दिया, ट्रस्ट में ट्रांसफर करवा दिया, तो ये भी मेरा पेमेंट नहीं माना जाएगा, और ये खर्चा फिर मुझे अगेन क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? यस सर। सर एक बात बताओ, बहुत बड़ी चालाकी करते हैं लोग इस चीज में, पूछो कैसे? लेट सपोज सर मैंने क्या करा, मैंने ना मेरे लोन पर इंटरेस्ट ड्यू था, मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा, नॉट पेड, लेकिन मैंने क्या करा, उस इंटरेस्ट को लोन के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। लोन के अंदर क्या करवा लिया? कन्वर्ट करवा लिया।
तो क्या अभी ये मेरे को इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन? क्या मुझे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? क्या अलाउ है? क्या ये बताओ सर, बताओ सर, अलाउ है क्या? गवर्नमेंट का साफ साफ नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट बोलती है डिस अलाउ है ये भी। क्यों? पेमेंट कहाँ हो रहा है बेटा? पेमेंट तो हो नहीं रहा, आपने उसको लोन में कन्वर्ट करवा दिया। लोन में कन्वर्ट करना पेमेंट नहीं है। तो आप इस चीज को यहाँ पे और लिख सकते हो, कन्वर्जन इनटू लोन डज नॉट अमाउंट पेमेंट। कन्वर्जन इनटू लोन नॉट ए पेमेंट। तो ये आपका पेमेंट के इक्वल नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना सर, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, इट इज नॉट ए पेमेंट। क्लियर है? यस सर। सर अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए अगर आप जैसे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना भूल गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना भूल गए, क्या ये खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कवर है क्या? नहीं है कवर, तो चल ठीक है, ये आपको अलाउ हो जाएगा, इस पे कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई पेमेंट बेसिस पर खर्चा अलाउ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कवर ही नहीं हो रहा। वहीं अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह जीएसटी होता, तो मैं कहता कि सर ये खर्चा फिर आपको डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इसका खर्चा आपको अलाउ कब होता है? जब आप पेमेंट कर देते हो। क्लियर है? वेरी गुड सर। आ जाइए आगे, आ जाइए सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का देखिए सर, अगर मोर देन 90 डेज उसका ड्यूरेशन है, परसेंटेज मेथड अप्लाई करो, जितना इस साल की रिलेवेंट है उतनी इनकम बुक करो, उतना खर्चा बुक करो। अगर लेस देन है तो सर ऐसे केस में आप जिस ईयर में वो कंप्लीट होगा उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा, उसी ईयर में उसका खर्चा आपको क्या होगा? अलाउ होगा। ठीक है, ध्यान रखना रिटेंशन मनी भी टैक्सेबल होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि रिटेंशन मनी क्या टैक्सेबल होती है क्या? हाँ सर, रिटेंशन मनी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट मनी का ही पार्ट बना जाता है और वो भी टैक्सेबल होती है। क्लियर है क्या? यस सर। अब वो टैक्सेबल कब होगी? वो डिपेंड करेगा कि 90 दिन से कम है, 90 दिन से ज्यादा है। अब हम बात करते हैं फॉरेन गेन और लॉस की। ठीक है, यस सर। अब फॉरेन गेन और लॉस की बात करते हैं, तो फॉरेन गेन और लॉस में सर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सर, एक तो अदर देन फिक्स असेट, और एक होता है फिक्स असेट से रिलेटेड। तो पहले अपन बात करते हैं, आपने अगर जिस जिस बंदे ने इंडियस 21 पढ़ा होगा, और अगर वो इंटर का बच्चा है तो वो जिसने एएस 11 पढ़ रहा होगा, आपको पता होगा एक होता है मॉनेटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम। तो अपन ओनली मॉनेटरी आइटम्स का ही क्या करते हैं? सब्सिक्वेंटली रीमेजर करते हैं। ठीक है, और उस पे जो कुछ भी गेन और लॉस होता है वो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। याद है? सेम वही चीज है। तो मैंने क्या बोला? ओनली मॉनेटरी अमाउंट्स का ही आपको रीमेजर करना है। गेन हुआ तो वो टैक्सेबल होगा, लॉस हुआ तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगी उसकी आपको। ठीक है, लेकिन आपको याद है, अगर वो फिक्स असेट होती है, तो फिक्स असेट बताओ पहली बात तो क्या होती है? सर फिक्स असेट आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम होती है। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम है तो क्या उसका सब्सिक्वेंट डीमेजर किया जाएगा? नहीं सर, नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, मान लीजिए लेकिन अगर मैं पेमेंट कर रहा था उस समय अगर कोई गेन लॉस हो गया, पेमेंट करते समय, किस समय देखा जाएगा? ओनली पेमेंट करते समय देखा जाएगा। अगर कोई गेन लॉस हो जाता है, अगर गेन हो रहा है तो वो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ये ढंग से आप देख लीजिएगा, आप समझ में आ भी गया होगा आपको। अब देखिए सर, अगर कोई हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने क्या बोला? अगर कोई हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उसी प्रीवियस ईयर में आपको खत्म करना है। लेकिन अगर स्पेकुलेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक अपन उसका प्रॉफिट लॉस को बुक नहीं कर सकते। अपन अब बात करते हैं, कोई भी अगर वेवियर है, कुछ भी अगर वेव ऑफ हो रहा है, अगर वो ट्रेडिंग लोन है, क्रेडिटर है, तो वो आप क्या करोगे? पीजीपीबी में टैक्सेबल करोगे। इंटरेस्ट है, पीजीपीबी में टैक्सेबल करोगे। लेकिन अगर वही वो क्या है, अगर वो आपका कैपिटल लोन है, कैपिटल असेट से रिलेटेड लोन है, तो वो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे कोई अगर आपका लेट सपोज मान लीजिए एलआईसी प्रीमियम है, तो वो भी आपको डिसअलाउ होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपका पर्सनल खर्चा होता है, पर्सनल खर्चा कभी भी अलाउ नहीं होता। या फिर अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, किसका? एम्प्लॉयज का, जो आपने कैश में पे करा है, तो वो खर्चा भी आपको क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, और वो भी आपको ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना, एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होता है, लेकिन अगर आप वो आपने कैश में पे कर दिया तो वो डिसअलाउ होता है। कैश में पे कर दिया तो डिसअलाउ होता है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं अगर आपने कोई भी प्रोविजन बना रखा है किसी भी चीज के लिए, अगला कोई भी प्रोविजन बना रखा है किसी भी चीज के लिए, तो वो डिसअलाउ होता है। लेकिन ऑडिट फीस का प्रोविजन आपको अलाउ होता है। क्यों होता है? आपने सर अगर आपने याद है, अगर आपने टैक्स ऑडिट करी है अपनी आर्टिकलशिप में,
तो आपको पता होता है कि अपन प्रोविजन बनाते हैं ऑडिट फीस का, क्योंकि अपन को जो ऑडिट फीस होती है वो अगले साल पे होती है, लेकिन उस ऑडिट फीस का जो प्रोविजन होता है उस वो हमारे को क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है, खर्चा हमारे को ऑडिट फीस का अलाउ हो जाता है, क्योंकि हम एंट्री क्या करते हैं, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस, याद है? यस सर, तो ये खर्चा हमारे को क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है। क्लियर है? यस सर, तो ओनली प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस ही अलाउ होता है, ये एक अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? यस सर। लगभग सर इस रिकॉर्डिंग को चलते हुए आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे में अपन ने क्या क्या चीजें ऐड होगी, मतलब क्या क्या चीजें डिसअलाउ होती है, उसके रिगार्डिंग अपन ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। अपन अब बात करते हैं सर किसकी, कुछ ऐसे बड़े बड़े टॉपिक जिनके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे पहला है उसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो डेप्रिसिएशन में आपको कुछ रेट्स याद रखनी है, जो आएगा ही आएगा। बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10%, इंटेंजिबल असेट, ध्यान रखना फ्रेंचाइजी और नो हाउ भी, ये भी एक तरीके की इंटेंजिबल असेट होती है, तो उस पर 25% लगता है। प्लांट एंड मशीनरी में ऑफिस इक्विपमेंट भी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट होता है, तो आप ये दो चीजें जरूर ध्यान रखना, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है? इस प्लांट एंड मशीनरी में सर 15% की रेट है, 20% की है, 40% की है। 40% आपके बुक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पर है, 20% आपके शिप पर है, 15% आपके सर फोन पर होती है। ठीक है? ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होते हैं ना सर, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं अगर वो हायरिंग पे है तो 30% है, क्योंकि ज्यादा घिसते हैं, नॉट हायरिंग पे है तो 15% है, क्योंकि कम घिसते हैं। लेकिन अगर हमने परचेज और पुट टू यूज इस डेट के बीच में करा है, क्या बोला मैंने, इस डेट के बीच में 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, तो सर ऐसे केस में जो रेट है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी बाय 15% से। मतलब हायरिंग के केस में 45% हो जाएगी, और नॉट हायरिंग के केस में आपकी 30% हो जाएगी। क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड सर। अब उसके बाद अपन बात करते हैं सर क्या आगे। एक अमेंडमेंट आया था सर कि गुडविल अब से डेप्रिशिएट नहीं होगी फ्रॉम 1/4/2020 से, वो आपको पता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो या फिर पावर जनरेशन में हो या फिर प्रिंटिंग के केस में हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन वो एडिशनल डेप्रिशिएशन ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? बच्चे गलती कर देते हैं, वो आपकी बिल्डिंग पे भी निकाल देते हैं, फर्नीचर फिक्सचर पे भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको बिजनेस देखना पड़ेगा कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या प्रिंटिंग का है, क्या पब्लिशिंग का है, पावर जनरेशन का है। अगर होगा तो ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, जिसकी रेट आपको 20% होती है। कौन कौन सी ऐसी असेट्स है जिन पे आपको क्या नहीं मिलता है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता? तो ये देख लीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट पे नहीं मिलता। प्लांट एंड मशीनरी पे भी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता, शिप पे नहीं मिलता, एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता। और वो प्लांट एंड मशीनरी जो आपने इंस्टॉल करी है आपके अपने ऑफिस में या फिर रेजिडेंशियल पर्पज पे, रेजिडेंशियल प्रीमाइसिस में, तो उस पे भी आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ओनली लॉरी लिखा हुआ है तो वो एलिजिबल होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होता, क्योंकि वो आपके फैक्ट्री के अंदर काम आता है। लेकिन अगर लोरी एंड वैन लिखा है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो अब आपके रोडों पे भी जाएगी। ठीक है? यस सर। अब मैं बात करता हूं सर, अगर आपका पुट टू यूज, अगर आपकी पुट टू यूज डेट 3 अक्टूबर के बाद की है, तो ऐसे केस में आपकी डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाती है। लेकिन ये प्रोविजन आपको कब देखना है, ओनली इन अ ईयर ऑफ एक्विजिशन देखना है, ये बात ध्यान रखना। मतलब सर जैसे अगर मैंने 22-23 में अगर कोई असेट खरीदी है, तो 22-23 के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है। 23-24 और आने वाले सालों तक के लिए इस पे हमेशा फुल रेट से ही डेप्रिसिएशन लगेगा। वही चीज मैंने लिखी है कि इन सब्सिक्वेंट ईयर तो फुल रेट से ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अब सर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, वो कैसे निकालेंगे? तो आ जाइए फटाफट से कि भैया आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था, आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। एक्चुअल कॉस्ट में ध्यान रखना कि आपका जीएसटी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो देखो जीएसटी दो टाइप का, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? अगर क्रेडिट मिलेगा तो वो आपकी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है? नहीं मिलेगा में क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है जीएसटी क्रेडिट के बारे में, तो हम मानेंगे कि उसका हमारे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसकी कॉस्ट में क्या कर देंगे, उसको ऐड करके रखेंगे, माइनस नहीं करेंगे। वही चीज मैंने लिखी है, देखिए, इंक्लूडिंग जीएसटी इफ नॉट क्रेडिट, या फिर क्वेश्चन इज साइलेंट। उसमें भी मैंने बाइफिकेशन करा, जो यूज नहीं हुई है, जो 180 डेज से कम है, जो 180 डेज से ज्यादा है। फिर उसमें से आपको सेल प्रोसीड माइनस करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। इस डेप्रिसिएशन के अंदर ध्यान रखना, लेट सपोज मान लीजिए मेरे पास जैसे डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया 5,000।
अब ये जो 5,000 आया, अब उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी 180 दिन से कम है, कौन सी 180 दिन से ज्यादा है, और कौन सी नॉट पुट टू यूज है? तो उसके लिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू करा और उसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको नॉट टू यूज फर्स्ट प्रायोरिटी माननी है, लेस देन 180 सेकंड प्रायोरिटी माननी है, और बैलेंस आपको थर्ड प्रायोरिटी माननी है, मतलब 180 डेज से ज्यादा वाली। क्लियर है? यस सर। अब आगे सुनिए, अगर आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए ये जो 5,000 है अगर वो नेगेटिव में आ जाता है, मतलब आपका सेल प्रॉफिट ज्यादा है, या फिर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, या फिर आपके कोई असेट ही नहीं बची आपके ब्लॉक में, आपके 10 असेट थी, 10 की 10 बेच दी, तो सर ऐसे केस में जो कुछ भी होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, डेप्रिशिएशन नहीं होगा। क्लियर है? वेरी गुड सर। अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा सर, ये वाला पॉइंट, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो ऐसे सोच के कैलकुलेट करिएगा वो पूरा की पूरी असेट आपकी बिजनेस पर्पज में यूज हो रही है, ना कि एग्रीकल्चर पर्पज में, और आपको फुल्ली डेप्रिसिएशन अलाउ होगा और फुल्ली डेप्रिसिएशन ही आपको माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मान लीजिए जैसे मेरा है ना कॉफी का बिजनेस है, अब कॉफी में आपको याद है कि 25 और वो 75% वाला रूल, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाला है। तो ऐसे केस में अगर मैं कॉफी का बिजनेस कर रहा हूँ, उस केस में अगर मेरे पास कोई असेट है, तो ऐसा थोड़ा है कि उस असेट का मुझे 25% एग्रीकल्चर माना जाएगा और 75% मेरा पीजीबीपी माना जाएगा। ऐसा नहीं होता। असेट पूरी की पूरी ये मानी जाएगी कि आपने बिजनेस पर्पज में यूज करी है, इस कारण से पूरा की पूरा डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा, पूरा की पूरा डेप्रिसिएशन आपका माइनस भी होगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूं सर आपसे किसकी रिगार्डिंग, एक्चुअल कॉस्ट के रिगार्डिंग। एक्चुअल कॉस्ट में आपको पता होना चाहिए सर कि अगर री एक्विजिशन वाला केस है, लेट सपोज मान लीजिए जब मेरी असेट मैंने बेची, मान लो ए ने बी को बेची, उस टाइम उस असेट की डब्ल्यूडीवी थी 10,000, और उसने फिर क्या करा, ए ने वापस बी से खरीद ली, ए ने वापस बी से खरीद ली कितनी सेल प्राइस पर, 50,000 पर, ताकि उसको क्या, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाए, 50,000 हो जाए, ऐसे उसको ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन सीबीडीटी कोई पागल था ना बैठी, सीबीडीटी ने क्या बोला, ऐसा केस तुमने जानबूझ के करा, इस कारण से विच एवर इज लोअर तुम्हारी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी, इस कारण से 10,000 ही इसकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट, इस कारण से 10,000 पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, अगर आपने अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, लेट सपोज मान लीजिए मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था, अब मैंने ज्वेलरी बेचना बंद कर दिया और मैं ज्वेलरी को मेरे घर पे ले गया, मेरी वाइफ के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरी बहनों के लिए, तो सर ऐसे केस में उस ज्वेलरी की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, मतलब पीजीबीपी में ऐड होगी। लेकिन ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन पता है क्या करेगा, क्वेश्चन वाला आपको बोलेगा उस ज्वेलरी की, लेट सपोज मान लीजिए ज्वेलरी की जगह अपन ले लेते हैं, लेट सपोज मान लीजिए उस रिंग की उस रिंग की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 10,000 थी, और उस रिंग की जो कॉस्ट थी वो 5,000 थी। तो क्वेश्चन वाला आपको ये दान बूझ के ऐसी इंफॉर्मेशन देगा ताकि आप 5,000 रुपए भी माइनस करके आ जाओ। लेकिन साफ साफ सीबीडीटी के सर्कुलर ने कहा कि कोई ऐसा फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको खर्चों का, मतलब ये खर्चा आप भूल कर भी माइनस मत करना, इसको आप इग्नोर कर देना, सिर्फ इसको आप टैक्सेबल करके आ जाना पीजीबीपी में। क्लियर है? यस सर। मैं कहता हूं कि आपको जो भी एस टी टी सी टी टी सॉरी जो भी आपका एस टी टी सी टी टी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टेस्ट, वो आपको अलाउ होता है। अगर कोई प्रोविजन आपने रीजनेबल सर्टेन है तो वो तो आपको अलाउ होगा ही ना, मैंने पहले बता दिया था। अगर कोई अनसर्टेन होता है वो आपको डिसअलाउ होता है, लेकिन अगर कोई सर्टेन्ड है वो आपको अलाउ होता है। ये एक अमेंडमेंट आया है नवंबर 20 सॉरी मई 24 वाले अटेम्प्ट्स के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है? क्या अमेंडमेंट है देखिए सर, अगर आपने कोई माइक्रो या फिर स्मॉल को पेमेंट करा है, नॉट ए मीडियम, मीडियम एंटरप्राइज नहीं, माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल एंटरप्राइज, नॉट ए मीडियम एंटरप्राइज, अगर आपने एक पेमेंट करा, अग्रीमेंट है वहां पे और एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट है तो आपको मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कौन कहता है, एमएसएमई एक्ट कहता है। ठीक है? यस सर। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अब दो केसेस होते हैं सर, आपने पेमेंट विथ इन टाइम लिमिट कर दिया और बियॉन्ड टाइम लिमिट करा। अगर विथ इन टाइम लिमिट करा अक्रूवल बेसिस पे अलाउ है, बियॉन्ड टाइम लिमिट करा पेमेंट बेसिस पे अलाउ है, ये बात ध्यान रखना सर। क्लियर है? यस सर। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि मैंने पेमेंट करा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, तो देखना कि क्या वहां पे एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। क्या आपने 45 दिन के अंदर पेमेंट करा, अगर करा तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउ, नहीं करा तो जब करोगे तो उस ईयर में अलाउ। क्लियर है? वेरी गुड सर। प्रिजेंटिव टैक्सेशन बाद में बताएंगे, पहले अब अपन बात करते हैं सर हमारे एक नए टॉप
नेक्स्ट टॉपिक की, जो इंडिविजुअली भी एग्जाम में आ सकता है और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उसको, वो कौन सा टॉपिक है सर? वो हमारा सेक्शन 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस। फटाफट से मैं आपको बताता चलता हूँ उसके बारे में। जैसे आपको पता होगा सर, स्पेसिफाइड बिजनेस 14 तरीके के स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। उसको मैंने क्या करा है सर, हेड वाइज बांटा है ताकि आपको याद हो जाए। पहला हेड जो मैंने बनाया वो बनाया आपका वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, जो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है या फिर शुगर का है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। वो बोलेगा एलिडिबल ऑयल का, तो वो आपका क्या नहीं होता, स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि वो ना ये है ना वो ये है। ठीक है, वेरी गुड। या फिर आप कोई बिल्ड कर रहे हो या फिर ऑपरेट कर रहे हो कोई होटल, 2 स्टार से 2 स्टार या 2 स्टार से ज्यादा कोई, अगर आप होटल रन कर रहे हो वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। या फिर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो 100 बेड का, तो वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। या फिर आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो स्लम एरिया के लिए, या फिर अफोर्डेबल एरिया के लिए, या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बना रहे हो, वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। या फिर आप कोल्ड चेन फैसिलिटी डेवलप कर रहे हो, सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन का काम कर रहे हो, तो वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग के दो इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाँ भाई ये स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, कि क्रॉस कंट्री लाइन, स्लम स्लरी पाइपलाइन, ये आपके स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं वाक्य पढ़ा रहा हूँ कि स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? स्पेसिफाइड बिजनेस में फर्क ये पड़ेगा, एलिजिबल डिडक्शंस बिफोर कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट। बिजनेस चालू करने से पहले अगर आपने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, उसका भी 100% है। आफ्टर कमेंसमेंट भी 100% है। कैपिटल हो जैसे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, मतलब पूरा की पूरा 100% का आपको डिडक्शन मिलता चलेगा। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, एक सेकंड सर। चाहे वो बिफोर कमेंसमेंट हो या फिर आफ्टर कमेंसमेंट हो, आपको पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होगी सर? एक आपकी गुडविल इंक्लूड नहीं होगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, और लैंड पर अगर आपने कोई खर्चा कराया तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। मतलब ये 3 खर्चे ऐसे हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। क्लियर है? यस सर। अब आगे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सर आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो शुड बी न्यू होना चाहिए, तभी आपको वो डिडक्शन मिलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली प्लांट एंड मशीनरी पर। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है कि चलो हम पुरानी भी चला लेंगे, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी हम पुरानी भी चला लेंगे, लेकिन वो आज से पहले कभी इंडिया में यूज नहीं होनी चाहिए। दूसरी, 20% तक आपकी पुरानी मशीन हो सकती है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का 20% तक अगर पुरानी भी होगी तो भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। लेकिन 20% से ज्यादा हुई अगर पुरानी आपकी, तो सर ऐसे केस में हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डिडक्शन नहीं देंगे। क्लियर है? वेरी गुड सर। आगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सर आपको वो जो असेट है वो कम से कम आपको 8 साल तक यूज करनी है। 8 साल तक आपको वो कम से कम असेट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप उसको कभी भी बेचते हो, कभी भी बेचो, 8 साल के अंदर बेचो, 8 साल के बाद बेचो, कभी भी बेचो, 8 साल के अंदर बेचो, 8 साल के बाद बेचो, कभी भी बेचो, कभी भी बेचो, वो जो सेल प्राइस होगी आपकी, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपने उसको विथ इन 8 ईयर के अंदर यूज करना बंद कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? यूज करना बंद कर दिया। 8 साल के अंदर आपने यूज करना बंद कर दिया स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो ऐसे केस में जो भी आपने पहले डिडक्शन क्लेम करी है और उसमें से माइनस कर देंगे, अगर वो आप नॉशनल डेप्रिसिएशन कितना लगता उसके ऊपर, तो जो अमाउंट बचा हुआ है वो आपका पीजीपीपी में टैक्सेबल होता। क्लियर है क्या? समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है? और जितना टैक्सेबल होता उतना ही उसकी क्या मानी जाती? पीजीबी, उसकी उतना ही क्या मानी जाती? उसकी उतनी ही क्या मानी जाती सर? डब्ल्यूडीवी मानी जाती। क्लियर है क्या? उतनी ही उसकी क्या मानी जाती सर? एक्चुअल में डब्ल्यूडीवी मानी जाती। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सोल्ड आप कभी भी करो, अगर सोल्ड आप कभी भी करते हो, मैंने क्या बोला सर, अगर आपने सोल्ड कभी भी करो, पीजीबीवी में टैक्सेबल है सेल प्राइस। लेकिन अगर आपने यूज करना बंद कर दिया, तो ऐसे केस में जो भी आपने डिडक्शन अभी तक क्लेम करी है और उसके ऊपर जो भी आपका नॉशनल डेप्रिसिएशन है, वो आप क्या कर देना? माइनस कर देना। बच्चा जो आएगा वो आपका पीजीबी में टैक्सेबल होगा, वही सामने वाले के हाथ में क्या बनेगी? कॉस्ट बनेगी। क्लियर है? वेरी गुड सर। आ जाइए अब आगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाइए सर, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टी कॉफी रबड़ वाला। ठीक है, टी कॉफी रबड़, टी कॉफी, टी कॉफी रबड़ वाला। ठीक है, यस सर। तो देखो मैंने क्या याद कर, मैंने एक तरीका बनाया, CRT, जो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मेरे को, निधि बजाज ने, उसने मुझे एक तरीका बताया था CRT वाला। ठीक है, मैं बताता हूं। कॉफी, रबड़, टी। कॉफी 25, 35, 40। लोअर परसेंटेज ऑलवेज किसकी होगी? पीजीबीपी की होगी। यस सर, पीजीबीपी, पीजीबीपी, पीजीबीपी। अब बच गया 75, 65, 60। ये किसका है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। क्या ये चीज याद रही है आपको? क्योंकि सबसे पहले सी आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है एबीसीडी में। तो पहले 25 आता है, फिर 35 आता है, तभी 40 आता है। और लोअर परसेंटेज किसकी होती है? पीजीबीपी की होती है। किसकी होती है? पीजीबीपी की होती है। क्लियर है क्या? यस सर। तो देखिए सर, अगर आप रबड़ में काम करते हो, 35% आपका क्या होगा? पीजीबीपी होगा। अगर आप कॉफी में काम करते हो तो 25% आपका पीजीबीपी टैक्सेबल होगा। अगर आप टी का काम करते हो तो 40% आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप कॉफी के अंदर, लेकिन अगर आप कॉफी के अंदर रोस्टेड भी करते हो, साथ में ग्राउंडेड भी करते हो, तो ऐसे केस में 40% आपका क्या होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन ये चीज कहां पर होनी चाहिए? इंडिया के अंदर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम के अंदर पता है बच्चे को घुमाता है कि सिंगापुर के अंदर उसने कॉफी करा, रबड़ करा, टी करा, तो बच्चे को परसेंटेज याद रहती है, लेकिन ये नहीं रहता कि यार वो सिंगापुर में कर रहा है। ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रोविजन अप्लाई होगा 25, 35, 40 का। क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड सर। लेकिन अब ये 25, 35, 40 निकलेगी किसकी? ये परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल जो आपका पीजीबीपी निकलता है ना, नॉर्मल बिजनेस का, वो पीजीबीपी आप लिखो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय आपको ये मत सोचना कि यार ये मेरा एग्रीकल्चर है, ये मेरा बिजनेस है। आपको ये मानना है कि पूरा की पूरा बिजनेस पर्पज है, तो मानते हो आपको डेप्रिसिएशन निकालना, और पूरा की पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन करने के बाद जो आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, यस सर। लेट सपोज आता है 10,000, तो 10,000 लिखना। उसके अंदर आप क्या जोड़ना? जो भी आपकी स्पेसिफिक डिसअलाउंस है, जो भी आपकी डिसअलाउंसेज है उनको जोड़ना। फिर उसके बाद आप क्या करना? जैसे लेट सपोज आपकी स्पेसिफिक डिसअलाउंस है 2,000, तो 2,000 ऐड करी, 12,000। 12,000 में से आप क्या करना सर? उस 12,000 में से जो भी आपको डिडक्शन मिलेगी 3,000 की, वो डिडक्शन माइनस करना 3,000 की। 9,000 आपका क्या आ गया? पीजीबीपी। उस पीजीबीपी का क्या करना? अब परसेंटेज वाइज करना, कितना? कि भाई ले, 40% तेरा, 60% मेरा, टी का मान के चलता हूं मैं 3600 और 5400। टैक्सेबल कौन सा होगा सर? टैक्सेबल तो ये वाला ही होगा। और आपको पता है टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट में ही हम क्या कर सकते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। यहां तक की चीज समझ में आई? अब आप मेरे से पूछोगे सर कि ये 2,000 कैसे आया और ये 3,000 कैसे आया, ये पूछना है ना आपको? हाँ सर। तो आइए अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, ये 2,000 के बारे में। ये क्या था? स्पेसिफिक डिसअलाउंस था। देखिए सर, ये स्पेसिफिक डिसअलाउंस ये लिखा हुआ मैंने, स्पेसिफिक डिसअलाउंस। आइए इसको टॉपिक को अपन कवर करते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक डिसअलाउंस? स्पेसिफिक डिसअलाउंस का मतलब होता है कि सर देखो, स्पेसिफिक डिसअलाउंस का क्या मतलब होता है? पहला, अगर कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है ना, वो स्पेसिफिक डिसअलाउंस है। मतलब आपने क्या करा सर, एक है ना टी, रबड़, कॉफी, एक फंड होता है जिसमें आपने पैसा डाला, और उसमें से अगर आप पैसा निकालते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो आपका क्या माना जाएगा? एक तरीके से डिसअलाउंस माना जाएगा। तो मतलब रेवेन्यू खर्चा डिसअलाउंस है। अगर आपने उसका पैसा निकालकर यूज करा रेवेन्यू पर्पस के लिए, तो वो आपका क्या है? डिसअलाउंस है। सर अब दिक्कत आती है, बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर मैंने जैसे रिपेयरिंग करवाई है, तो क्या वो रिपेयरिंग जो है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है? तो सर ध्यान रखना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दिया कि रिपेयर नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? वेरी गुड सर। या फिर आपने जितना निकाला, जैसे लेट सपोज आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में निकाला 10 लाख रुपए, आपने पूरा की पूरा 10 लाख रुपए इस प्रीवियस ईयर में यूज ही नहीं करा, आपने 8 लाख ही यूज करा, तो बचा हुआ 2 लाख क्या माना जाएगा? आपका मिस यूटिलाइजेशन माना जाएगा, वो भी आपका डिसअलाउंस माना जाएगा। तो ये देखो, ये लिखा हुआ जो अनयूज्ड फंड है वो आपका क्या माना जाएगा? डिसअलाउंस माना जाएगा। मतलब आपने इस प्रीवियस ईयर में जितना निकाला ना, वो पूरा की पूरा खर्च हो जाना चाहिए, कोई सेविंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। या फिर तीसरा, या फिर अगर आपने कोई भी उस फंड का यूज करा ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए जो कि आपके ऑफिस या रेजिडेंशियल प्रीमाइसिस में इंस्टॉल्ड है,
तो उसे भी हम क्या मानेंगे एक तरीके से कि वो भी आपका मिस यूटिलाइजेशन है, वो भी आपका स्पेसिफिक डिसअलाउंस है। या फिर मैं कहता हूं अगर आपने कोई ऑफिस अप्लायंसेस खरीदने के लिए खर्चा करा है, लेकिन उसके अंदर आप कंप्यूटर खरीद सकते हो, कंप्यूटर के लिए आपको एक्सेप्शन दे दी, एग्जम्पशन दे दी कि आप कंप्यूटर खरीदोगे तो हम आपको उसका डिसअलाउंस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने उस फंड का पैसा कंप्यूटर के अलावा अगर कोई ऑफिस अप्लायंसेस है, ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए खर्चा करा, तो वो आपका डिसअलाउंस माना जाएगा। लेकिन कंप्यूटर आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चार चीजें क्या समझ में आई? उस पैसा निकाला, पैसे को रेवेन्यू खर्चे के लिए करा, डिसअलाउंस है। जितना निकाला उतना खर्च नहीं करा तो डिसअलाउंस है। प्लांट मशीनरी जो ऑफिस प्रीमाइसिस में या फिर आपके घर में है तो भी डिसअलाउंस है। या फिर आपने ऑफिस अप्लायंसेस करे खरीदे तो भी डिसअलाउंस है, लेकिन कंप्यूटर आप खरीद सकते हो। अगला, या फिर अगर आपने वो असेट जो खरीदी थी वो आपने विथ इन 8 ईयर के अंदर बेच दी, तो जितना पैसा आपने उस असेट को खरीदने के लिए विड्रॉ करा था ना, वो पूरा की पूरा पैसा आपका डिसअलाउंस माना जाएगा। मतलब मान लो मैंने असेट खरीदी 2 करोड़ की, उसके लिए मैंने 1 करोड़ फंड में से निकाले, और उस असेट को मैंने जिस ईयर में खरीदा उस ईयर के खत्म होने से, उस प्रीवियस ईयर के खत्म होने से 8 साल के अंदर अंदर बेच दिया। तो ऐसे केस में उस ईयर के खत्म होने से 8 साल के अंदर अंदर, उस ईयर के खत्म होने से 8 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो ऐसे केस में जो भी सर आपने पैसा विड्रॉ करा उस फंड में से, जो 1 करोड़ आपने निकाला, वो आपका डिसअलाउंस माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। ज्यादा खींचेंगे नहीं सर, रिवीजन है इस कारण से। जितना मैं कोशिश करूंगा आपको जितना समझ अच्छा से अच्छा समझा सकूं। कितनी डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन, आप वो जो पीजीबीपी निकाला आपने, जो पीजीबीपी आपने लिखा, जो आपका नॉर्मल जो पीजीबीपी आया, उस नॉर्मल पीजीबीपी का 40%, क्या बोला मैंने? मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोलूं मैं, कि आपका जो नॉर्मल पीजीबीपी है, देखिए सर, ये देखिए इधर, ये जो अब मैं इस 3,000 की बात कर रहा हूं कि ये 3,000 कैसे आया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो नॉर्मल पीजीबीपी कितना था हमारा? 10,000 था ना? नॉर्मल पीजीबीपी कितना था? 10,000 था ना? हाँ सर। तो मैं क्या बोलूंगा, इस 10,000 का, देखिए सर, इस 10,000 का, इस 10,000 का 40%, और जितना पैसा आपने डिपॉजिट करवाया, लेट सपोज मैंने 3,000 डिपॉजिट करवाया, तो कितना लोअर आया? 3,000। तो ये 3,000 मैंने क्या कर दिया, इधर से माइनस कर दिया। तो समझ में आया? आपको किसका निकालना है 40%? उस 10,000 का। किसका? इस 10,000 का, मतलब इस पीजीबीबी का 40% निकालना है, इसका निकालना है 40%। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? यस सर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ क्या बोला, पीजीबीपी बिफोर सच डिडक्शन, इस डिडक्शन से पहले, एंड सच डिसअलाउंस से पहले का 40%, और जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करवा दिया है विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और जब आपकी ड्यू डेट होती है आरओआई की, विच एवर इज ईयर तक, जितना पैसा आपने 6 महीने के अंदर जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, वो और उसका 40% विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन अलाउ होती है। क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड सर। अब आ जाइए, क्या सर कि कौन कौन सा आपका कब वो विड्रॉल जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा? कब आपका विड्रॉल जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा? डीपीएल के केस में विड्रॉल टैक्सेबल नहीं होगा, डेथ हो जाए, पार्टीशन हो जाए, लिक्विडेशन हो जाए, तो सर ऐसे केस में अगर आप पैसा विड्रॉ भी करते हो तो वो टैक्सेबल नहीं होगा डीपीएल के केस में, डेथ, पार्टीशन और लिक्विडेशन के केस में। अब अपना नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करा है या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करा है, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो सर, बिफोर द कमेंसमेंट करा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100% मिलेगा, लेकिन सिर्फ ओनली दो ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला सैलरी पे और दूसरा परचेज ऑफ मटेरियल। मतलब अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, सैलरी पे करी है, तो सर उन्हीं दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा, बाकी और किसी पे नहीं मिलेगा। सैलरी के अंदर भी सर आपका परक्यूजिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पूरा की पूरा 100% मिलेगा, लेकिन उसके अंदर लैंड इंक्लूड नहीं की गई है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अगर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे वो कोई सा भी हो, 100% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही लैंड को छोड़ के 100% मिलेगा, ठीक है? वेरी वेरी गुड सर। लॉजिक क्लियर हो गया क्या? यस सर। आगे आ जाइए। वही बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस के अंदर भी सेम वही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस कोई सा भी हो 100% अलाउ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ लैंड को छोड़ के 100% डिडक्शन अलाउ है। क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं आगे पेमेंट की। किसकी बात करते हैं? पेमेंट की। अब अपन डोनेशन भी तो देते हैं कभी कभार कि भाई ले डोनेशन देता हूं तेरे को, मैं रिसर्च कर ले जाके, तो वो डोनेशन भी अलाउ होती है क्या? हाँ सर अलाउ होती है, उसका भी 100% डिडक्शन आपको अलाउ होता है। या अगर आपने किसी नेशनल लेबोरेटरी को
या फिर आईआईटी को करी है, किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% डिडक्शन अलाउ है। या फिर किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, कॉलेज को कराया साइंटिफिक, सोशल, स्टैटिस्टिकल, तो भी 100% डिडक्शन अलाउ है। या फिर किसी इंडियन कंपनी को कराया साइंटिफिक के लिए, तो भी 100% डिडक्शन अलाउ है। लेकिन सर इसके अंदर सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि सर आपको तभी अलाउ होगा जब जो डॉनी है ना, डॉनी आपको क्या कर दे, एक सर्टिफिकेट फर्निश कर दे, एंड एक पीडीजीआईटी, एक पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसको एक स्टेटमेंट फर्निश कर दे। कब तक? 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की 31 मई तक। और ये अब की बार सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को फॉर्म में दिखेगा कि सर उसने आपको सर्टिफिकेट फर्निश नहीं करा, या फिर आपको क्या कहते हैं, पीडीजीआईटी को स्टेटमेंट फर्निश नहीं करा। अगर करा है तो 31 मई के बाद करा है, तो सर ऐसे केस में वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। आ जाते हैं अब आगे। सर अब कभी कभार क्या होता है, वो जो साइंटिफिक रिसर्च की जो हमारी असेट है उसको हम यूज करना बंद कर देते हैं, या यूज करना बंद कर देते हैं और हम उसको बेच देते हैं। या फिर अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, अगर हमने उसको बेच दिया है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी आपकी सेल प्राइस है और जितना भी आपको डिडक्शन क्लेम हुआ है, विच एवर इज लोअर, वो आपका क्या होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर लेट सपोज मान लीजिए आपकी सेल प्राइस 100 है, ठीक है, और आपकी कॉस्ट है 80, और आपको डिडक्शन मिला है 60 का, आपने क्लेम करा है, तो ये लोअर 60 आपका पीजीपी में टैक्सेबल हो गया। लेकिन आपको कॉस्ट से 20 रुपया ज्यादा मिला है, तो वो 20 रुपया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जो आपका टैक्सेबल हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? जब सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट ऑफ असेट से ज्यादा हो। क्लियर है क्या? समझ में आई या नहीं आई बात? जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी आपको यही करना है, और अगर जब सोल्ड की इंफॉर्मेशन हो तो भी आपको यही करना है। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हो गया क्या? समझ में आई बात? यस सर। अब मैं बात करता हूं सर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। बहुत ही इजी है सर, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज आप जब लेते हो तो आप लाइसेंस फीस पे करते हो। तो लाइसेंस फीस जब आप पे करते हो, उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? जो भी आपने अमाउंट पे करा है वो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय टोटल लाइफ। अब टोटल लाइफ में तो लफड़े हैं सर। अगर आपने जो फीस पे करी, अगर आपने अपना बिजनेस चालू होने से पहले फीस पे कर दी थी, तो ऐसे केस में आपको कब से वो प्रीवियस ईयर काउंट किया जाएगा? जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर जब लाइसेंस एक्सपायर्ड होगा तब तक कि उस खर्चे के लिए लाइफ मानी जाएगी। समझ में आ गया? लेट सपोज मान लीजिए मैंने 10,000 पे करा, कब? बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ लेट सपोज ईयर 2013 में, तो वो 2013 से लेकर जब मेरा लाइसेंस एक्सपायर्ड होगा लेट सपोज 2023 में, तो इस 10,000 को मैं राइट ऑफ करूंगा कितने साल के अंदर? 10 साल के अंदर। क्लियर है क्या? यस सर। एक केस आता है कि जब मैंने जो फीस है वो पे करी है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो सर ऐसे केस में जिस साल में पे करी, लेट सपोज 2018 में पे करी 20,000 रुपए, तो बिजनेस तो कमेंस हो चुका ना, तो 2018 से 2023, तो ये 20,000 5 साल के अंदर राइट ऑफ होगा। समझ में आई या नहीं आई बात? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। क्लियर है? यस सर। लेकिन कभी कभार सर आप क्या करते हो, अपने लाइसेंस को बेच भी देते हो। कभी कभार आप अपने लाइसेंस को बेच भी देते हो, तो ऐसे केस में अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है आपकी अनअमोटाइज फीस से, लेट सपोज मान लीजिए जैसे मैंने 20,000 पे करे थे कब? 2018 में, और 2020 में मैंने इसको बेच दिया, सेल कर दिया, लेट सपोज मान लीजिए सेल कर दिया, तो अभी तक कितने राइट ऑफ करे होंगे मैंने? 5 साल में राइट ऑफ करना था ना इसको, मतलब 2018 में मैंने राइट ऑफ करे होंगे 4,000, 19 में राइट ऑफ करे होंगे 4,000, तो मतलब 8,000 राइट ऑफ हो गए। हाँ सर। और 2020 में मैंने बेच दिया ना, तो मतलब कितना अनअमोटाइज बचा है? 12,000 क्या बचा है मेरा? अनअमोटाइज फीस है। और मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो लेट सपोज मान लीजिए 15,000 है, तो मैं क्या बोलूंगा? 3,000 रुपए मेरे को क्या होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। लेकिन यही अगर सेलिंग प्राइस लेट सपोज 15,000 की जगह 9,000 होता, तो मैं क्या बोलता कि 3,000 का मेरे को नुकसान हो गया, तो वो मेरा को डिडक्शन मिल जाएगी पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आई बात? यस सर। अब अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक, फिर अपन प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स की। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे होते हैं इनकॉर्पोरेशन को, उससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। मिलती है? हाँ सर मिलती है। कैसे मिलती है? अगर वो इंडियन कंपनी है या फिर वो इंडिविजुअल है। अब देखो इंडिविजुअल है तो कितनी डिडक्शन मिलेगी भैया? आपने कितना खर्चा करा है एक्चुअली में, और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। वो भी कितने सालों में मिलेगी? 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। कितने इंस्टॉलमेंट्स में? 5 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर आप कौन हो?
लेकिन अगर आप हो कंपनी, इंडियन कंपनी, तो ऐसे केस में जो आपने एक्चुअली में खर्चा करा है वो, और अब कंपनी है तो कंपनी के पास तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकती है ना, हाँ सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर, ये तुम चुन लो, जो भी हायर होगा वो तुम ले लेना, विच एवर इज हायर, कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जो भी हायर है वो तुम ले लेना, जो भी हायर है, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, जो भी हायर है वो तुम ले लो। हायर आने के बाद तुमने एक सेलेक्ट कर ली, लेट्स सपोज मान लीजिए तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% निकाल लो, समझ में आई बात, और इधर कंपेयर कर लो उसकी और इधर रख दो उसको, और विच एवरेज लोअर लेके वही 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको क्या मिल जाएगी, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है और कुछ भी नहीं होता, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी कंसिडर नहीं होता, ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है लोन, वो लोन जो आपने एटलीस्ट 5 साल के लिए लिया है, किससे, अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग कंपनी से, गवर्नमेंट से, या फिर आईसीसीआई बैंक से। क्लियर है क्या? और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है सर आपके फिक्स असेट में एक्चुअली में कितना पैसा आपने लगा रखा है। क्लियर है? यस सर। अपन अब बात करते हैं सर, अमलगमेशन का खर्चा हो या फिर डीमर्जर का खर्चा हो, सेम रूल है, वही 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का भी वही 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। ठीक है, आपने नोट्स का लॉजिक देखा, सिक्वेंस देखा, वो चीजें जो एक जैसी है उनको मैंने एक जगह लिखा है। प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट अगर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, हर किसी असेसी को मिलेगा, 100% अलाउ होता है, लेकिन पहली बार लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर। प्रोजेक्ट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कवर नहीं होगी, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कवर नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कवर नहीं है। स्किल डेवलपमेंट ओनली कंपनीज को मिलेगा, ओनली कंपनीज को मिलेगा, वही 100% मिलेगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ, वो भी ओनली कंपनी को मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा 100% मिलेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? लेकिन फैमिली प्लानिंग वाले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। लॉजिक क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो सर ये जो चीजें थी, ये था हमारा पीजीबीपी। अब हमारा पीजीबीपी का जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम ओनली प्रेजेंटिव टैक्सेशन कवर करेंगे, जो कि 15 मिनट का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो सर आपको मजा आया, अपन ने पीजीबीपी लगभग 1 घंटा 10 मिनट में खत्म कर दिया है। तो सर स्टे ट्यून, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा।